Assalamu alaikum and welcome back to the physics session. This is Abdul Munif, your physics teacher. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, that is kinematics and linear motion. Kinematic is basically the subdivision of branch of physics that is known as mechanics. मैकेनिक्स के हवाले से आपको चैप्टर नंबर 1 में जो बेसिक डेफिनेशन हम डील कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की, तब आपको बताया था कि मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ मोशन, जो मोशन को डील करती है कि मोशन किस हवाले से किसी बॉडी में हुआ, उस मोशन की वजूहात क्या थी, जो मोशन हुआ उसकी कंडीशंस क्या थी, और जो मोशन हुआ वो किस तरीके का था। मोशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें डील की जाएंगी दैट आर ऑल नोन एज ऑल नोन एज मैकेनिक्स, उसको हम मैकेनिक्स में डील करेंगे। मोशन के हवाले से जितनी भी स्टडी की जाएगी दैट इज ऑल डील्ड इन ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। सो द मैकेनिक्स इज then subdivided into two parts. The first one is kinematic and second one is dynamic. Kinematic is branch of physics or subdivision of mechanics that deals with motion without reference of force. हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में मोशन के बारे में तो डील करते हैं, बट हम उस मोशन को होने की वजह पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन फोर्सेस को डील नहीं करते। विदाउट दोज फोर्सेस जब भी हम मोशन को डील करेंगे सिर्फ इतना बताएंगे कि मोशन किस तरीके से हुआ, उस पर जो फोर्सेस अप्लाई हुई, जो फोर्सेस लगी, उनकी वजूहात क्या थी, फोर्सेस किस तरीके की थी, हमको उससे कोई गर्ज नहीं होगा। सिर्फ हम बताएंगे कि मोशन जो हुआ है वो उसका तरीकाकार क्या था, वो किस तरीके से हुआ, और जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन है। इन सब को जब हम डील करेंगे विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज ऑल डील्ड इन काइनेमेटिक्स, उसको हम काइनेमेटिक में पढ़ते हैं। इफ वी आर डीलिंग अबाउट मोशन विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, जब हम फोर्स का रेफरेंस उसमें देते हैं तो दैट इज डेल्ट इन डायनामिक्स। जब हम फोर्स का रेफरेंस देंगे मोशन में तो डायनामिक्स कहलाएगा। जब हम फोर्स को डील नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो दैट विल बी डेल्ट इन काइनेमेटिक्स। और जब डायनामिक और काइनेमेटिक को हम आपस में मर्ज करते हैं तो हमारे पास एक ब्रांच फिजिक्स की बनती है जिसको मैं कहता हूं मैकेनिक्स। और यू कैन से दैट काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स आर सब डिविजन्स ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। इस चैप्टर में हम जो चीजें पढ़ेंगे वो ये है, 3 टॉपिक हैं मेजरली हमारे पास। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, हम इस हवाले से डील करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होंगी हमारे पास, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो मोशन की तीनों इक्वेशन किस तरीके से कहीं पे हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे वो आपको दिखाएंगे। थर्ड वन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के हवाले से मोशन जो पैदा होगा वो क्या होगा, किस तरीके का होगा, वो भी हम यहाँ पे डील करेंगे। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के हवाले से इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले आते हैं रेस्ट एंड मोशन पे। सो द रेस्ट एंड मोशन, व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट किस हवाले से, अगर मैं फिजिक्स के हवाले से बात करता हूँ, इंग्लिश वाला रेस्ट नहीं समझना हमने इसको। फिजिक्स में और इंग्लिश में रेस्ट की डेफिनेशन अलग अलग है, इसी हवाले से मोशन की डेफिनेशन भी अलग अलग होंगी। फिजिक्स में रेस्ट किस हालत को कहा जाता है? व्हेन, जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे विथ सर्टेन सराउंडिंग, जो उसकी सराउंडिंग होगी, सराउंडिंग के हवाले से, तो बॉडी कहलाएगी रेस्ट में है। भले वो इंग्लिश का मोशन उसके अंदर हो, लेकिन फिलहाल वो रेस्ट की हालत में है क्योंकि उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। अगरचे बॉडी अपनी सराउंडिंग चेंज करे, अपना गिरदनवा के जो उसके चीजें हैं वो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वेरी करता है, देन द बॉडी विल बी सेड टू बी इन मोशन। अब ये रेस्ट और मोशन की कंडीशंस फिजिक्स में 2 चीजों पे मुयस्सर हैं। एक योर
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके पास आउटलाइन कौन सा है, आप किस दायरे में चीजों को देख रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज ऑब्जर्वर, देखने वाले का नजरिया क्या है। लेट सपोज एक गाड़ी है, एक गाड़ी में दो लोग बैठे हुए हैं, वो दो लोग गाड़ी चलने के बावजूद एक दूसरे की पोजीशन उनकी बराबर वही है जो पहले मौजूद थी, एक दूसरे के हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। दैट्स मीन अपने दोनों के लिहाज से वो रेस्ट में मौजूद है। उन्होंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया है, वही गाड़ी ली है। लेट सपोज अब वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, यहां पे ये तीन लोग यहां पे मौजूद हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उनका, ये बाहर जो इर्दोनिवा उनका रोड है, उन्होंने पूरे रोड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है। अब उसके हवाले से क्या होगा, रोड के हवाले से अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहे हैं। पहले यहां पे थे, कुछ देर के बाद यहां पे आ जाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो रोड के हवाले से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जब पोजीशन को चेंज करेंगे तो बॉडी कहलाएगी मोशन में। जब उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये गाड़ी थी तब वो रेस्ट की हालत में थे। जब उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा हो गया तो अब वो किस हालत में, मोशन की हालत में मौजूद है। ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एतबार से रेस्ट और मोशन की कंडीशंस। मैं अगर ऑब्जर्वर के हैसियत से देखूं चीजों को, तो यही गाड़ी मेरे पास मौजूद है, यही तीन लोग इसमें मौजूद हैं। अब बाहर से कोई देख रहा है और तीन बंदे अंदर बैठे हुए हैं। देयर आर थ्री पीपल इनसाइड दैट कार एंड वन इज स्टैंडिंग आउटसाइड दैट कार एंड कार इज इन मोशन, गाड़ी मोशन में है। जब ये गाड़ी चल रही है, ये तीनों एक दूसरे के एतबार से रेस्ट की हालत में होंगे, क्योंकि ये तीनों की पोजीशन वही है जो थोड़ी देर के पहले मौजूद थी और थोड़ी देर के बाद मौजूद होगी। लेकिन अगर इस बाहर खड़े हुए इंसान की निस्बत से देखा जाए, इसकी निस्बत से देखा जाए, तो ये गाड़ी और ये लोग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पहले कुछ देर पहले यहां पे मौजूद थे, फिर यहां पे मौजूद है और कुछ देर के बाद आगे चले जाएंगे। यानी कि इसके एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इसके एतबार से ये मोशन में है। लेकिन तीनों एक दूसरे के एतबार से रेस्ट की हालत में मौजूद हैं। तो रेस्ट एंड मोशन की कंडीशन दो चीजों पे इन्हिसार करेंगी, और एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किस दायरे को आप अपना फ्रेम मान रहे हैं, अपना जो है आउटसाइड लाइनिंग मान रहे हैं, जिसके एतबार से आप चीजों को देखेंगे। एंड सेकेंड वन इज ऑब्जर्व, किस तरीके से आप कर रहे हैं। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं। लेट सपोज मैं आपकी क्लास में मौजूद हूं और प्रिंसिपल या नॉर्मली कोई टीचर मुझे देख के जाता है कि मैं आपकी क्लास में ही मौजूद हूं, मैं क्लास में हूं, आप पढ़ रहे हैं मुझसे और मैं क्लास में वॉक कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स जो मेरे सामने होंगे उनके एतबार से मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। कभी एक स्टूडेंट के पास आ रहा हूं, कभी दूसरे स्टूडेंट के पास आ रहा हूं, तो स्टूडेंट्स के हवाले से मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। तो आप जब भी मुझे देखेंगे मेरी पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि मैं वॉक कर रहा हूं क्लास के अंदर, तो मैं मोशन की हालत में हूं। लेकिन जब टीचर किसी से पूछेगा, जो बाहर से मुझे टीचर देखकर गया है, उससे कोई पूछेगा कि वेयर इज अब्दुल मुनीफ, ही इज इन रेस्ट और मोशन, तो आप वो टीचर उसको क्या कहेगा, उसको क्योंकि मालूम है कि वो उसी क्लास के अंदर मौजूद है, क्लास के बाहर नहीं है, क्लास के अंदर ही मौजूद हूं, मैंने अपनी पोजीशन उसके एतबार से चेंज नहीं की, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पूरा एक क्लास का दायरा था और उस क्लास से मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, उस क्लास के अंदर मौजूद हूं। तो उस टीचर के एतबार से मैं रेस्ट की हालत में हूं। तो दो चीजें आपके पास होंगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर, और इन्हीं के एतबार से आप जानेंगे कि आया बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अगर एक मर्तबा और डिफाइन करना चाहें तो इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। If the body changes its position with respect to surrounding is known as body in motion, and if the body does not change its position with reference to surrounding, then the body is said to be in rest. जब अपनी पोजीशन सराउंडिंग के एतबार से चेंज नहीं करेगी बॉडी तो रेस्ट में कहलाएगी, जब सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी तो मोशन में कहलाएगी।
इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगी टाइप्स ऑफ मोशन की। सॉरी, टाइप्स ऑफ मोशन की हमारे पास तीन इकसाम मौजूद हैं, तीन टाइप्स हैं मोशन के हवाले से। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज वाइब्रेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज रोटेटरी मोशन। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, गौर से सुनिएगा बातों को और नोट करते जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन भी इसको कहा जाता है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब एक बॉडी के सारे पार्टिकल मूव कर रहे हो तो ऐसे तमाम मोशंस को ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन कहा जाता है। लेट सपोज मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूं, तो इसमें कुछ एक टायर मौजूद है, इसमें हेडलाइट्स मौजूद हैं, इसमें विंडोज हैं, इसमें चेयर्स भी होंगी, इसमें कुछ आदमी भी मौजूद होंगे। तो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। जब गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर भी आगे इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, टायर भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, हेडलाइट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। आया इसके सारे पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में कोई भी इसका एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ऐसे तमाम मोशन जिसमें पार्टिकल का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। और एग्जांपल हमारे पास मोशन ऑफ कार मौजूद है। इसके बाद सेकंड टाइप है आपके पास, दैट इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। द बैक एंड फोर्थ मोशन अराउंड मीन पोजीशन, ये इसकी सेंट्रल मीन पोजीशन है। जब इसको रेस्ट में हम लेकर आएंगे किसी भी बॉब को, ये पेंडुलम का बॉब है, इसको जब रेस्ट की हालत में लाएंगे तो यहां पे ये होगा। जब इसको मैं यहां पे लाकर छोड़ूंगा तो ये आगे और पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। दैट बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं किसी स्प्रिंग को पकड़ता हूं, उसको खींचता हूं और छोड़ देता हूं, तो आपको स्प्रिंग को नोटिस करेंगे कि वो आगे पीछे मूव कर रहा होगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। पार्टिकल जितने भी सॉलिड में मौजूद हैं, लिक्विड में मौजूद हैं, गैसेस में मौजूद हैं, उनमें कोई और मोशन हो ना हो, वाइब्रेटरी मोशन जरूर होता है। सॉलिड चीजें हमें बज़ाहिर तो बिल्कुल रुकी हुई नजर आती हैं, लगता है इसमें कोई मोशन नहीं है, लेकिन उनके पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन होता है। ये जहन नशीन कर लें अपने बाद। थर्ड वन इज रोटेटरी मोशन। बॉडी रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस के गिर्द जब बॉडी मूव करती है दैट विल बी नोन एज रोटेटरी मोशन। और कभी कभी इसको सर्कुलेटरी मोशन भी कहा जाता है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये आपके पास मौजूद एक विंड टर्बाइन है, यहां से ये सेंटर से एक फिक्स पॉइंट है जिससे ये इससे अटैच है पाइप से। इसकी विंड जो है वो राउंड मूव करेंगी, रोटेट करेंगी। सो इट विल बी नोन एज रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन। एंड अदर एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन इज योर सीलिंग फैन, जो आपके घर पे पंखे लगे हुए हैं। एक पॉइंट उसका फिक्स होता है पाइप के थ्रू, आर्मेचर से जो जुड़ा हुआ होता है, एंड उसके जो फैंस हैं, उसके जो फिन्स हैं, वो राउंड राउंड मूव कर रहे होते हैं इन रोटेशंस, एक रोटेटरी बॉडी की तरह मूव कर रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। तो तीन मोशन की इकसाम होती है आपके पास, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। दो चीजें हमारे पास एक और डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़नी होंगी, जो दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सके, हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिर हमने उन फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीकों से डिवाइड करने की कोशिश की थी विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास दो हिस्सों में इसको दो हिस्सों में इसको बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, स्केलर एंड वेक्टर। दैट वाज डेल्ट इन चैप्टर नंबर 1। जब हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था स्केलर एंड वेक्टर के हवाले से। तो स्केलर तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लें, कंप्लीटली समझ जाएं विदाउट देयर डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जरूरत किस चीज की होती है, उसके मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। तमाम ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट की सिर्फ जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, ऐसी तमाम क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं।
और ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसको समझने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, ऐसी तमाम क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेट सपोज आप किसी दुकान पे चले जाते हैं, किराना स्टोर पे चले जाते हैं, यू आर आस्किंग फॉर 1 लीटर मिल्क, आपने कहा उसको कि आपको 1 लीटर मिल्क चाहिए, तो वो क्या करेगा, सिंपल 1 लीटर मिल्क आपको दे देगा। उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछेगा आपसे कि ईस्ट से दूं, वेस्ट से दूं, नॉर्थ से या साउथ से, उसको इस चीज की कोई जरूरत नहीं होगी, वो सिंपल 1 लीटर नापेगा और आपको दे देगा। इसी तरीके से अगर लेंथ की बात की जाए और आपको कपड़े खरीदने कहीं जा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि 3 मीटर कपड़ा दे दें, तो कभी कपड़े वाले ने आपसे नहीं पूछा होगा कि 3 मीटर कपड़ा आपको नॉर्थ से चाहिए या साउथ से चाहिए, उल्टे हाथ से दूं या सीधे हाथ से। उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसको समझ में आ गई चीज कि इसको 3 कपड़ा चाहिए, 3 इज मैग्नीट्यूड, और उसका यूनिट कितना होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए या गज में होना चाहिए, यार्ड जिसको हम कहते हैं, तो वो आपको सिंपल निकाल के दे देगा। इसी तरीके से वो तमाम चीजें जिनको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि दरवाजा घुमाएं, आप पूछेंगे दरवाजा किस तरफ घुमाना है, बंद करना है या खोलना है, दैट इज द क्वेश्चन, हमेशा ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो जो दरवाजे का मूव करना है दैट इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट, और इसको हम टॉर्क कहते हैं। क्योंकि आपको इसको जानने के लिए, समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तो ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से फोर्स, लेट सपोज आपसे कोई कहता है कि गाड़ी को धक्का लगाए, गाड़ी उसकी बंद हो गई है, लड़के नॉर्मली धक्का लगाते हैं, गाड़ियां रोडों पे बंद हो जाती हैं, तो स्टार्ट करने के लिए पहला सवाल होता है किस तरफ, आगे की तरफ धक्का देना है या पीछे की तरफ धक्का देना है। ऐसा ना हो कि आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो और उसकी गाड़ी रिवर्स में हो, पीछे से धक्का दे रहे हो और गाड़ी रिवर्स में आपके ऊपर चढ़ जाएगी, और पीछे आप धक्का दे रहे हैं और गाड़ी जो है आपने आगे से बोनट से पकड़ के पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो और उसकी गाड़ी जो है फ्रंट सेकंड गियर में या फर्स्ट गियर में हो, तो आपके ऊपर लग जाएगी, चोट लग जाएगी आपको। तो पहले पूछा जाएगा किस तरफ धक्का लगाना है, तो फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन की नीड हो जानने के लिए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसको कंप्लीटली समझने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड ना हो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। इसी तरीके से कुछ और डेफिनेशंस हमारे पास हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। कोई भी, लेट सपोज ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके दरमियान को कहां से भी डायरेक्शन ले जाएं, यहां से आप ट्रेवल करके सेकंड डिस्टेंस रूट ले लें, यहां तक आ जाएं, या ये थर्ड बड़ा वाला रूट ले लें, यहां से लेकर यहां तक आ जाएं, तो यहां से लेकर यहां तक जितना भी पाथ आपने कवर किया, लेट सपोज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये सब डिस्टेंस कहलाएगा। कौन सा आपने रास्ता चूज किया वो मैटर नहीं करता, जितना आपने रास्ता चूज किया था, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना आपने पाथ कवर किया, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें क्योंकि डायरेक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर है जो कि लेंथ का यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक मखसूस डायरेक्शन हो जिसकी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, जैसे कि ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो जो यहां से लेकर यहां तक का एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक और डेफिनेशन कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये हमेशा मिनिमम होगा, बाकी जितने भी आप डिस्टेंस कवर कर ले वो मिनिमम नहीं होंगे, जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा वो हमेशा मिनिमल डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और द डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात की जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में नोट डाउन करेंगे, और ये एक लेंथ ही है एक किस्म की, तो इसको अब इसका भी यूनिट जो है हमारे पास मीटर ही होगा। कुछ और चीजें हमारे पास जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, ये बेसिक ऐसी डेफिनेशन है जो आपके पास पेपर में एज आ सकता है कि इन स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपके पास डिफरेंसेस क्या हैं वो बताइए, या डिफाइन करें स्पीड और वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, तो आप नॉर्मली इसको डिफाइन कर सकते हैं इस हवाले से। स्पीड क्या होती है, कोई भी डिस्टेंस आपने एक यूनिट टाइम में कवर किया हो, लेट सपोज मैंने डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है 10 मीटर,
यहाँ से लेकर, क्योंकि ये डायरेक्टेड नहीं होगा, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस था, और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्त लगा 5 सेकेंड। तो 10 मीटर को कवर करने के लिए 5 सेकेंड लगे। कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया, दैट इज नोन एज स्पीड। तो आपने 10 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट है हमारे पास। क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस मुझे पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कितने टाइम में कवर किया। लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मिनिमम डिस्टेंस होगा आपके पास, और मिनिमम डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मीटर्स है, और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में आपको 2 सेकंड लगे। तो 2 मीटर में आपने 2 सेकंड में आपने 2 मीटर का फासला तय किया, तो v विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 मीटर 2 सेकंड में आपने तय किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। दोनों स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट आपके पास सेम है। स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को डिनोट किया जाता है s से और वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो नॉर्मली s और v में फर्क नहीं होगा इन न्यूमेरिकल में हम इन चीजों का फर्क नहीं देखेंगे। इसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। रेट का मतलब होता है चेंज किसी चीज में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज किस में आ रहा है आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? वेलोसिटी के अंदर। वेलोसिटी में चेंज का मतलब एक वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद उसने एक वेलोसिटी अचीव कर ली। तो पहले उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई उसकी 0 थी। कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2। कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी की बात आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और एसआई यूनिट आपके पास एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको फॉर्मुलेशन में लिखता हूं तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल a के साथ। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। ऐसे ही हम निकालते हैं किसी भी चीज में, फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t, अगर t टाइम है हमारे पास, तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी नोन एज वेलोसिटी एक्सेलरेशन। सॉरी, कितना वेलोसिटी में चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी नोन एज एक्सेलरेशन। और vf माइनस vi बेसिकली चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज को हम डेल्टा v, डेल्टा के साइन से भी जाहिर करते हैं। इस डेल्टा के साइन को मतलब इस डेल्टा के साइन का मतलब होता है चेंज इन सर्टेन थिंग, और चेंज किसमें? v के अंदर, और v होती है आपके पास वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी में चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगेन दिस इज अब्दुल मुनीफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।